देखिए, एमआईएम पार्टी तेलंगाना में वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने काम करती है। हमारा काम करने का तरीक़ा टीआरएस से, बीजेपी से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टी सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती हैं। हम लोग साल के 12 महीने काम करते हैदराबाद की जनता के दरमियान में हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, अब हमारे जो कैंडिडेट्स जो हैं उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा और इससे कामयाबी हासिल होगी। रहा सवाल बिहार के इलेक्शन का, तो यकीनन जितना भी बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया जाए, ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम का, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। अब हमको बिहार में कामयाबी मिल चुकी है तो यकीनन हम वहाँ पर जो आवाम का जो हमको एतमाद और भरोसा हासिल हुआ उसको पूरा करने की हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सर हर चुनाव में आप टीआरएस का साथ देते हैं, लेकिन ये बल्दिया के चुनाव में आप कहते हैं कि टीआरएस से हमारा नहीं है, फिर उधर वर्किंग प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? नहीं, हमारा टीआरएस से जहां हमारा मुकाबला है वहाँ मुकाबला है। अभी तो यकीनन हमारा कोई टीआरएस अलायंस नहीं है। खुद यहाँ जिस वार्ड में आज हमने पदयात्रा की है वहाँ यहाँ पर टीआरएस का कैंडिडेट है, तो यकीनन हम टीआरएस से हमारा मुकाबला होगा। अब हैरत की बात यह है कि टीआरएस के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में अल्लाह और आवाम हमको कामयाब करें। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने का अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले, तो क्या आप उस एंटी बीजेपी फ्रंट के साथ जाएंगे, केसीआर के साथ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कई और तमाम पार्टियों को भी बुलाया। अब नहीं मालूम, बी टीम को लेंगे, नहीं मालूम। पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इस बार नहीं, आप इनको बोलिए, क्या बोलिए? बीजेपी के नेशनल लीडर्स भी आ रहे हैं सर, पहली बार जीएचएमसी में ऑलरेडी उनके नेशनल, आज जावड़ेकर साहब भी आ रहे हैं सर। और उसमें सर ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो देश प्रेमियों और देशद्रोहियों के खिलाफ है। उनका ये पोल एजेंडा है, वो इसी बात पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद स्टेट प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई देश प्रेमी और देशद्रोही के बीच की है। ऐसा है ना कि किसी बीजेपी के लीडर को अगर आप रात में उठा देंगे और बोलेंगे पहला नाम बोलो, बोलेगा ओवैसी, दूसरा नाम बोलो, बोलेंगे गद्दार, तीसरा नाम बोलो टेररिज्म, चौथा नाम बोलो पाकिस्तान, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को आदत से मजबूर हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। इतना बड़ा सैलाब आया हैदराबाद में, बहुत से मुकामात पानी में डूब चुके थे, आपने टीवी पर दिखाया। भाई, आपने हैदराबाद को, जीएचएमसी को, मोदी सरकार ने क्या फाइनेंशियल हेल्प की? अगर आप हेल्प कर देते तो यकीनन बोल सकते आपने कुछ हेल्प नहीं की। तो जाहिर है हेल्प नहीं करने की बुनियाद पर, कोई मदद नहीं देने की बुनियाद पर अब इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, आवाम जानती है, जनता जानती है। यकीनन कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, कैंपेन कर सकता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सर कल आपने ट्वीट किया था यूएपीए पे, और आप जो सवाल उठा रहे हैं, क्या सर एमएचए भी उसी का सब क्वेश्चन है। एमएचए मतलब रेडिकलाइजेशन पे जो किया है, आप फिर उससे क्या कहना है? सुनिए, यूएपीए के लिए मैं 2008 या 9 में जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब उसका अमेंडमेंट लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उसका अपोज किया था। 2019 में प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह उसका अमेंडमेंट लाए, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। तो यूएपीए एक ड्रैकोनियन कानून है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी पर आयद होती है।
दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई कानून में 120 दिन का डिटेंशन होता है। चाहे यूएस का पेट्रियट एक्ट ले लीजिए या यूके ले लीजिए या रशिया ले लीजिए, 120 दिन का। और वो जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने किए और बीजेपी ने किए, मेरी राय में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। इसीलिए हमने कहा कि मैं शुरू से यूएपीए का खिलाफ रहा हूं और उसकी मुखालिफत की वजह यह है कि ये कानून को हमेशा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, माइनॉरिटीज़, दलित्स, ट्राइबल्स और जो किसी सरकार के खिलाफ होता है उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। चौथी बात यह है कि मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस है कि जिस किसी पर यूएपीए लगाया गया उसमें 70% से ज़्यादा लोग एक्सोनरेट हो जाते, मगर 5-5 साल, 6-6 साल उनको जेल में सड़ना पड़ता है। ये इसकी हकीकत है। रहा सवाल रेडिकलाइजेशन का, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में खुद ऐसे 2 सांसद बैठे हैं जिन्होंने गोडसे को बड़ा देशभक्त कहा। अब ये रेडिकलाइजेशन है या नहीं है, बीजेपी बता दे। बीजेपी में एक मंत्री हैं जो अब मंत्री थे, अब एमपी हैं, जिन्होंने इखलाक के मारने वालों पर जो एक्यूज थे उनकी जनाजे पर फूलमाला चलाई। ये रेडिकलाइजेशन है, नहीं बताइए। तीसरा, बीजेपी में आज भी एक सांसद हैं झारखंड के जो अलीमुद्दीन को मारने वालों को, जो कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, वो जब बेल पर निकल के रहा हाई कोर्ट से, तो उनका फूल माला से इस्तकबाल किया। ये रेडिकलाइजेशन नहीं, बताइए। बीजेपी हमको ये भी बता दे कि दिल्ली में जो फसादात हुए, एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद के गुंबद के ऊपर जब ये झंडा लगाया गया था, वो रेडिकलाइजेशन है या नहीं है। कोरोना को कह दिया गया कि तबलीगियों ने फैलाया, कोरोना को भी आपने इस्लाम से जोड़ दिया, तो ये क्या है, रेडिकलाइजेशन ही नहीं है। तो हर चीज में रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि डी रेडिकलाइजेशन अगर करने वाले हैं तो क्या वो सिर्फ एक मजहब के ऊपर करेंगे या सब पे करेंगे? उनकी दिक्कत ये है कि आपने हिंदुत्व की जो परिकल्पना दी, हिंदुत्व, सुनिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का डेफिनेशन बीजेपी बता दे। क्या वो सावरकर के डेफिनेशन को मानती है, नहीं मानती है? क्या वो गोलवालकर का जो डेफिनेशन है उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं? हम इस पर आपको, कई बार हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। डी रेडिकलाइजेशन अगर करेंगे तो किसका करेंगे? जो जाकर कहते हैं कि आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए, जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहां पर मत आ, फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकलाइजेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं। डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए। Well, that is the true definition as laid down by Savarkar in his book and Golwalkar in his book and by various other Sangh ideologues. सर, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं। हाँ, क्या बोल? वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में आप सर, वेस्ट बंगाल, एक मिनट सर, वेस्ट बंगाल के उस सवाल पे हमेशा आप बसते आ रहे हैं जो आपके यूपी के सदर ने जो बयान दिया। यूपी के सदर नहीं है वो, हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनका जो बयान आया, मैं आपको फिर से पार्टी के तरफ से ऑफिशियली ये कह रहा हूं कि हम बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना है इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इसमें
कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह तमिलनाडु में है और उन्होंने प्रचार तमिलनाडु के लिए कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है, तो आप किस तरह से देखते हैं उनका कैंपेनिंग? सुनिए, अब ये जीएचएमसी का इलेक्शन है, अब आप लोग ज्यादा बैटिंग मत। राज्यों में कानून बनाने की बात हो रही है, लगातार विरोध हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है? क्या एक मिनट देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते, जीडीपी 0 हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते, तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। सर, अब अंतिम सवाल है, नहीं अंतिम सवाल सर, एक सुर पूछेंगे, एक सुर इंडियन आप सब इम्पोर्टेंट है, बोलिए। I think between 52 and 55. I exactly don't have here, but between 52 and 50, but most probably 52. सर, लव जिहाद का बड़ा चल रहा है और कई स्टेट उसको कानून में तब्दील करने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही यूपी में काऊ कैबिनेट बनाने, एमपी में काऊ कैबिनेट बनाने की बात कही जा रही है। शिवराज सिंह चौहान भी है सर। देखिए, आप जो बनाते बना लीजिए। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितने नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे, उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर, हमारे फोर्सेस ने टेररिस्ट लव जिहाद को लेके जो कानून बनाने की हम तो ये कह रहे हैं, खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा, ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। आपके दोस्त गिरिराज सिंह नहीं, हमारे दो आपके दोस्त हैं वो। सर, यूपी के लॉ कमीशन चेयरमैन भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ना लव जिहाद लेके आ रहे हैं, मतलब ड्राफ्ट अभी तैयार किया। मेरे भाई, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 21, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए कि चॉइस इज नाउ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। व्हाट इज दिस? द कंट्री रिक्वायर्स जॉब्स, द यूथ रिक्वायर जॉब्स, migrant laborers are suffering throughout India, economy is down, more people have become poor, you have more children who are child labor now. What is this Mr. Modi doing? What is his government doing? This is the question which each and every Indian is asking. But to divert the attention from their basic needs, the government is indulging in this sort of language, simple as that. सर, हमारे अब बस हो गया।